नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत करता हूं। आज प्राचीन भारत चल रहा है दोस्तों, अपने प्राचीन भारत के लेक्चर नंबर 16 के साथ। और लेक्चर नंबर 16 में अपने को एक फ्रेश टॉपिक शुरू करना है, वो कहलाता है वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, इसमें 1500 से 1000 तक ऋग्वैदिक काल होता है और 1000 से 600 बीसी तक होता है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल और 1000 बीसी से 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। और इस आज भाग 1 की बात कर रहे हैं, भाग 1 की बात करेंगे। इसके पहले दोस्तों मैं याद दिला दूं कि पिछले 15 लेक्चर्स डल चुके हैं, जिसमें अपन ने बिल्कुल शुरुआत से बात करी है मानव का भूगर्भिक इतिहास, जिसमें अपन ने प्री PMCN कैम्ब्रिज है ना, आपरी कैम्ब्रिज ऑर्डर की सीढ़ी का आपने जीती, पैयोमा प्लाई को प्लीज हॉलो मत करो है ना। जिया ने टिया ने जुरासिक किट खरीदी, ये सारे अपने कोड अपन बात कर चुके हैं। उसके बाद मानव का भूगर्भिक इतिहास, उसके बाद फिर पाषाण सभ्यता, पाषाण के बाद ताम्र पाषाण और ताम्र पाषाण के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो टाइमलाइन में आता है वो आता है वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता की बात शुरुआत करते हैं। जहां हड़प्पा की जानकारी, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी जहां खुदाई से मिलती है, वहीं वैदिक काल की जानकारी किससे मिलती है? 4 वेदों से मिलती है। वैदिक काल की जानकारी खुदाई का कुछ नहीं है इसमें, वैदिक काल की जानकारी 4 वेदों से मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद, 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर आपको याद करने का तरीका चाहिए तो यह है रायसा, राय साहब हैं, रायसा उपाधियों का अंत है ना, अनुच्छेद 18 है ना, संविधान में अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है रायसा, राय साहब का। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें से ऋग्वेद जो है, तो ऋग्वेद से ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है, फर्स्ट पीरियड की इसकी। और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ जो है, इनसे मिलती है उत्तर वैदिक काल की जानकारी। ठीक है, तो ऋग्वेद से ऋग्वैदिक काल की जानकारी और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों से उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। अब वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है वैदिक काल, या इसी को बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, क्योंकि इसकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। और दूसरा काल कहलाता है उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, इसमें रहने वाले लोग आर्य थे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 बीसी का पीरियड है, शुरुआती हाफ जो है, तो इसमें रहने वाले लोग आर्य थे। ठीक है, अतः आर्य संस्कृति भी कहते हैं इसे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में रहने वाले लोग आर्य थे, अतः इसे आर्य संस्कृति भी कहते हैं, आर्य सिविलाइजेशन भी कहते हैं। पेशा मुख्य रूप से इनका था आर्यों का पशु चराना, मुख्य रूप से पेशा था पशु चराना, क्योंकि खेती नहीं थी। ठीक है, अतः चारागाह, जैसे एक जगह का ये चारागाह जितना भी पहले से उगा हुआ होता था, कंदमूल, फल और ये सारी चीजें, तो जब तक ये यूज करते थे तब तक ठीक था। और जैसे ही चारागाह समाप्त होता था तो ये पूरा का पूरा कबीला, ये पूरे के पूरे आर्यों का झुंड भ्रमणशील हो जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाने लगता था। और दूसरी जगह रहने के लिए स्वामित्व चाहिए होता है उस जगह का, तो वहां के लिए वहां के लोगों से, जो पहले से उस जगह पे लोग रह रहे हैं और ये दूसरी जगह पहुंचे, तो वहां के लोगों से युद्ध होगा और जो जीतेगा वो इस एरिया में रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो दूसरी जगह जाते थे, भ्रमणशील होने के कारण इन लोगों में आपस में युद्ध होता था। समाज जो था वो कबीलाई था, अतः भ्रमण के कारण किसके बीच युद्ध होंगे? कबीलों के बीच युद्ध होंगे। वहां पे पहले से एक कबीला रह रहा है, ये भ्रमण करके वहां से पहुंचे, दोनों में से युद्ध में जो जीता वो वहां का अगला निवासी होगा। तो समाज कबीलाई था, अर्थात भ्रमण के कारण कबीलों के बीच युद्ध होते थे। फाइनली लाइन क्या निकल के आती है? फाइनल लाइन ये निकल के आती है कि 2 मुख्य कार्य थे इनके, पशु चराना और युद्ध करना, पशु चराना और युद्ध करना। ठीक है, अगली लाइन देखते हैं दोस्तों। वैदिक आर्यों की अर्थव्यवस्था पूर्णतः निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। निर्वाह अर्थव्यवस्था मींस इंग्लिश में बोले तो हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ अर्थव्यवस्था थी, अर्थात आज का आज देखते हैं, कल का कल देखेंगे, कोई बचत नहीं। तो वैदिक आर्यों की अर्थव्यवस्था पूर्णतः निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, जो आज मिल गया सो पालो, कल का कल देखेंगे। अतः बचत का अभाव था, कृषि नहीं होती थी दोस्तों, कृषि नहीं होगी तो सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो बचाएंगे नहीं। ठीक है, तो बचत का अभाव था।
और यदि बचत नहीं होगी तो व्यापार का कंसेप्ट ही नहीं है। व्यापार का कंसेप्ट क्या है? बचत करना और उससे व्यापार को और आगे बढ़ाना, उस बचत से व्यापार को और आगे बढ़ाना। और व्यापार नहीं होगा तो बाकी की कलाएं नहीं होंगी। व्यापार नहीं होगा तो फिर दूसरी चीजें कैसे खरीदी जाएंगी, शिल्पियों का विकास कैसे होगा, क्राफ्ट्स का विकास कैसे होगा, है ना, दूसरे मनोरंजन के साधनों का विकास कैसे होगा। सब कुछ जो है वो व्यापार से ही तो है। और व्यापार किससे है? कृषि से है। आपने देखा होगा कि जिस साल गांव में खेती अच्छी नहीं होती है, सूखा पाला आदि पड़ जाता है, कृषि अच्छी नहीं होती है, तो फिर गांव का व्यक्ति आसपास के शहरों में खरीदारी करने नहीं आता। चाहे कपड़ा बाजार हो, चाहे किराना बाजार हो, चाहे ज्वेलरी का बाजार हो, चाहे हार्डवेयर का बाजार हो, है ना, चाहे शूज का हो, चाहे पेंट्स का हो, किसी भी प्रकार के बाजार में मंदी छाई रहती है। यदि खेती खराब हो गई तो सब कुछ जो है वो खेती से है। भारत में तो ऐसा है ही। ठीक है, तो बचत का अभाव था, बचत नहीं है तो व्यापार नहीं, व्यापार नहीं तो बाकी कुछ भी नहीं, शिल्पी भी नहीं, मनोरंजन भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब कृषि नहीं थी, कृषि नहीं थी तो भूमि का महत्व नहीं था, क्योंकि कृषि की भूमि से ही भूमि की कीमतें बढ़ती है ना। जितनी उपजाऊ भूमि उतनी भूमि की कीमत एकड़्स में। तो कृषि नहीं थी तो भूमि का महत्व नहीं था। ठीक है, तो संपत्ति की इकाई फिर क्या थी? संपत्ति की यूनिट क्या थी, है ना, व्हाट वाज द यूनिट ऑफ वेल्थ? तो संपत्ति की इकाई भूमि ना होकर क्या हुआ करती थी दोस्तों? पशु हुआ करती थी। संपत्ति की इकाई भूमि ना होकर क्या होती थी? पशु। और उन पशुओं में भी गाय मुख्य होती थी। सबसे मुख्य पशु थी गाय, सबसे महंगी पशु थी गाय। दक्षिणा की वस्तु माना जाता था गाय को। किसी को दक्षिणा देना है तो गाय दी जाती थी। ठीक है, और गाय को अघन्या बोला गया है। अघन्या, अधन्या मतलब ना मारे जाने योग्य। अधन्या, अधन्या मतलब ना मारे जाने योग्य। ठीक है, तो गाय को क्या बोलते थे? अधन्या, ना मारे जाने योग्य। और गायों के लिए युद्ध होते थे दोस्तों। किसके पास ज्यादा गायें हैं, कौन ज्यादा गायें जीत सकता है, गायों के लिए युद्ध होते थे। जिसके पास ज्यादा गायें वो ज्यादा धनवान। आज की स्थिति में देख लीजिए गाय कैसे पड़े पड़े घूम रही हैं, लोग उनकी सेवा करने वाले नहीं हैं। तो कितनी स्थिति बदल चुकी है। ठीक है, एक समय में गायें जो सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य थी, आज वो गायें जो हैं उनकी बिल्कुल वैल्यूलेस हो गई हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा गायें थी उतना धनवान व्यक्ति माना जाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट, समाज भाईचारे तथा बराबरी पर आधारित था। कबीलाई समाज था ना, तो कबीलाई समाज जो था, कबीला है ना, तो भाईचारे पे आधारित था, बराबरी पे आधारित था। और वंशवाद था। एक वंश बढ़ के ही क्या बन जाता था? कबीला बन जाता था। आपने देखा होगा अक्सर अपने मोहल्लों में कि फला फला समाज के 15 घर एक साथ बने हुए, एक घर की दीवार दूसरे से जुड़ी हुई है ना। पता चला कि ये पूरा मिश्रा मोहल्ला है, ये पूरा गुप्ता मोहल्ला है ना, ये पूरा चौधरी मोहल्ला है। तो वो वंश है, एक वंश में चाचा काका बढ़ के परिवार अलग अलग होते गए, क्योंकि इतनी सी जगह में तो रह नहीं पाएंगे। तो बढ़ते 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 वो पूरा मोहल्ला बन गया वंश, और वही कबीला कहलाता था। ठीक है, समाज भाईचारा तथा बराबरी पर आधारित था, वंशवाद था, वंश बढ़कर ही कबीला बन जाता था। अब बराबरी का क्या मतलब है? बराबरी का मतलब है वर्ण संकल्पना नहीं थी। वर्ण संकल्पना ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। हालांकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद जो लिखा गया है साहित्य, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण बताए गए हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों बहुत अच्छे से कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल जोड़ा गया है वो बहुत बाद में जोड़ा गया है। अर्थात वर्ण व्यवस्था का उद्भव बाद के काल में हुआ होगा, ऋग्वैदिक काल में तो नहीं हुआ है। ऋग्वेद में जुड़ा है 10वें मंडल में 4 वर्णों का कंसेप्ट, लेकिन ये 10वां मंडल ऋग्वेद में बहुत बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, अर्थात वर्ण व्यवस्था का उद्भव ऋग्वैदिक काल में तो नहीं हुआ है, बाद के काल में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आगे और बात करते हैं इसी में। कबीले का मुखिया जो हुआ करता था वो कबीले का मुखिया राजन हुआ करता था। कबीले के मुखिया को क्या बोलते थे? राजन। और राजन को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। यहां तक कि किसी कबीले की कोई जमीन है तो उस जमीन को यहां वहां करने के अधिकार भी राजन को नहीं हुआ करते थे। अर्थात राजा जैसे व्यक्ति या सरदार जैसे व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार का ना होना मतलब क्या बताता है कि समता मूलक भाईचारा युक्त कबीलाई समाज था। कैसा था वैदिक काल में? समता मूलक भाईचारा युक्त कबीलाई समाज। यह परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, फिर मुख्य कार्य क्या थे दोस्तों? युद्ध तथा पशु चराना। युद्ध करना तथा पशु चराना दोनों कार्य चूंकि पुरुष करते थे, तो मुख्य कार्य यदि पुरुष करते हैं तो समाज कैसा हो जाएगा? पितृसत्तात्मक समाज रहेगा। हालांकि महिलाओं की दशा अच्छी थी।
पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी महिलाओं की दशा अच्छी थी। यहां तक कि महिलाओं का उपनयन संस्कार भी होता था। उपनयन संस्कार जब अपन 16 संस्कार पढ़ेंगे, कपुंसी जानानी अचूक व्यू बेके सविया, ये क्रम से मैंने आपको 16 संस्कार बता दिए हैं। कपुंसी जानानी अचूक व्यू बेके सविया आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो महिलाओं का उपनयन संस्कार होता था। इसका मतलब क्या था कि पूजा पाठ करा के उन्हें शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। महिलाओं को पूजा पाठ करा के विधिवत तरीके से शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जाना क्या कहलाता है? उपनयन संस्कार। ठीक है, तो महिलाओं का होता था, अर्थात महिलाओं की दशा अच्छी थी। फिर एक छोटा सा फैक्ट है दोस्तों, याद करिए धीरे धीरे। जो अलग अलग साहित्य लिखे गए हैं उसके लिखे जाने का क्रम क्या है? तो वेद सबसे पहले लिखे गए हैं, वेद के बाद उपनिषद, उपनिषद के बाद अरण्यक, अरण्यक के बाद स्मृतियां, पाराशर स्मृतियां, नारद स्मृतियां, ये सारी स्मृतियां बताऊंगा मैं आपको। कम से कम 8-9 प्रकार की स्मृतियां बताऊंगा, धर्म सूत्र बताऊंगा। ठीक है, तो वेद लिखे गए, फिर उपनिषद लिखे गए, फिर अरण्यक लिखे गए, फिर स्मृतियां लिखे गए, फिर धर्म सूत्र लिखे गए। तो ये लिखे जाने का क्रम है दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे करके चीजों को दिमाग में बैठाइए, याद करिए, समझिए, है ना, कंटेंट बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वैदिक आर्य भारत में सप्त सैंधव प्रवेश में निवास करते थे, है ना। सप्त सैंधव प्रदेश क्या हो गया दोस्तों? ये ऊपर वाला, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इस क्षेत्र में निवास करते थे। ठीक है, तो ऋग्वैदिक आर्य भारत में सप्त सैंधव प्रवेश में निवास करते थे। अब क्यों ये कहां से पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखा गया है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में सिंधु नदी, गंगा, यमुना और सरस्वती का उल्लेख कई बार आया है। तो वहीं जहां रहते होंगे उन्हीं नदियों का ना उल्लेख करेंगे वो, है ना। और उसमें से भी ज्यादा किसका बार उल्लेख आया है? सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख आया है। सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख आया, मतलब उनका मुख्य कार्य क्षेत्र क्या था? सिंधु नदी और उसके आसपास की सहायक नदियां। सिंधु का उल्लेख सबसे ज्यादा बार आया है, फिर यमुना का आया है और फिर गंगा। और यही क्रम है पश्चिम से पूरब जाने का। सिंधु से फिर नीचे चले आइए तो यमुना आएगी और यमुना से आगे जाके गंगा। ठीक है, तो फिर यमुना का उल्लेख आया और गंगा का सिर्फ एक ही बार उल्लेख आया है। ठीक है, अर्थात पश्चिम भारत से लेकर पूर्वी भारत की ओर बढ़ने पर नदियों का उल्लेख कम होता चला गया है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में यदि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पे नदियों का उल्लेख कम हुआ है, इसका मतलब क्या है? ऋग्वेद में रहने वाले लोग कहां रहते होंगे? ज्यादा पश्चिम की तरफ। तो यही चीज है। ठीक है, बहुत लॉजिक है दोस्तों, समझने में बहुत आनंद आता है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, सबसे पवित्र सरस्वती नदी कहलाती थी। इन सभी नदियों में दोस्तों सबसे पवित्र जो है वो सरस्वती नदी कहलाती थी और सरस्वती नदी को नदीतमा बोलते थे। नदीतमा, नदीतमा, नदीतमा का मतलब है नदियों की मां, नदियों की मां। फिर चारों वेदों में कुल 31 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में कुल 31 नदियों का उल्लेख है। और आप मानेंगे नहीं, 25 नदियां अकेली, 31 में से 25 नदियां अकेली ऋग्वेद में बताई गई हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। अब वेद का मतलब होता है ज्ञान और आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। तो ये मिसलेनियस फैक्ट्स हैं, याद रखिए। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। आर्यों के मूल निवास के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किसने आर्यों को कहां का निवासी बताया है। कई बोलते हैं कि आर्य जो है भारत के मूल निवासी हैं ही नहीं, तो ये अपने को याद करना पड़ेगा। आर्यों के मूल निवास के बारे में कई सारी विचारधाराएं प्रचलित हैं, कई सारे मतभेद हैं। ये कुछ इस तरीके से हैं। पहला, दयानंद सरस्वती जी अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि आर्य जो है वो तिब्बत के निवासी थे। आर्य कहां से आए हैं? तिब्बत की तरफ से, अर्थात हिमालय के उस तरफ से। हालांकि तिब्बत भी हिमालय का भाग है। तो दयानंद सरस्वती क्या बोलते हैं? आर्य जो है वो तिब्बत के निवासी। सरस्वती क्या बोलते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि आर्य जो है वो तिब्बत के निवासी हैं। ठीक है, फिर मैक्स मूलर जो जर्मनी के थिंकर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैक्स मूलर जर्मनी के जो थिंकर हैं वो क्या कहते हैं? आर्य जो है वो बैक्ट्रिया के निवासी हैं। बैक्ट्रिया मतलब मध्य एशिया के निवासी हैं। ठीक है, अब दोस्तों याद करने का भी तरीका आपका होना चाहिए। मैक्स मूलर, है ना, तो मैक्स मूलर में मैक्सिमम उन्मूलन करना है अपने को। किसको? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का अपन को मैक्सिमम क्या करना है? समूल नष्ट करना है।
उन्मूलन करना है, मूल करना है, तो मैक्स मूल करना है बैक्टीरिया का। ठीक है, बैक्टीरिया कहाँ का एरिया है? मध्य एशिया। ठीक है, जब मैं आपको ईरानी आक्रमण पढ़ाऊंगा और उसके बाद सिकंदर का आक्रमण पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको, बैक्टीरिया का परिचय ढंग से कराऊंगा। डेमेट्रियस वगैरह जो राजा थे वो वहां के थे। ठीक है, फिर बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की किताब याद रखिएगा, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। आर्कटिक होम्स, आर्कटिक होम शब्द से ही पता चलता है। आर्कटिक, आर्कटिक मतलब ये पृथ्वी है दोस्तों, और पृथ्वी का ये जो है ये आर्कटिक है, ये एंटार्कटिक है। ये आर्क बना हुआ है और ये एंटार्क है ना। मैथ्स में आप चाप बनाते हैं ना, तो चाप बनाने को क्या बोलते हैं? आर्क बनाना। और उल्टा चाप बनाते हैं तो क्या हो गया? एंटी आर्क, एंटार्क। तो ये आर्क है, ये एंटार्क है। तो आर्कटिक मतलब उत्तरी ध्रुव से आए होंगे, तो किताब के नाम याद रख लेंगे तो उसी से समझ में आ जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहता है तो तिलक कहां लगाया जाता है? शरीर के उत्तर में लगाया जाता है, सिर में लगाया जाता है। ठीक है, फिर पंडित गंगानाथ झा, पंडित गंगानाथ झा कहते हैं कि आर्य गंगा यमुना क्षेत्र के निवासी थे, जो बिल्कुल गलत है ना। पंडित गंगानाथ झा कहते हैं कि आर्य गंगा यमुना क्षेत्र के बीच के निवासी थे, अर्थात उसको ब्रह्मर्षि देश भी बोलते थे। ठीक है, तो गंगानाथ झा जो है ये ऋषि के जैसे नाम लग रहा है, तो ब्रह्मर्षि देश किसने कहा है? गंगानाथ झा ने। फिर एल डी कल्ला, कल्ला फॉर कश्मीर, कल्ला फॉर कश्मीर, तो एल डी कल्ला ने कश्मीर या हिमालय का मूल निवासी कहा है आर्यों को। और अंतिम रूप से अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद, संपूर्णानंद बोलते हैं आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के ही मूल निवासी थे, वे कहीं बाहर से नहीं आए थे। संपूर्ण रूप से जो अपनी बात सही रख रहे हो वही संपूर्णानंद हो जाएंगे। तो संपूर्णानंद में ने ही संपूर्ण रूप से सही बात कही है। और क्या कही है? कि आर्य बाहर के निवासी नहीं थे, वो यहीं के मूल रूप से रहने वाले थे। ठीक है, कल दोस्तों और आगे बात करेंगे, ऋग्वैदिक संस्कृति वगैरह की बात करेंगे और काल निर्धारण की बात करेंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से अपन इसमें भी आगे बढ़ेंगे। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता को एंजॉय नहीं किया है पढ़ना, तो पढ़िए और एंजॉय करिए अपने नॉलेज के हिसाब से, चीज़ों को किस तरीके से थॉट प्रोसेस जनरेट होगी। आप अधिकारी बनेंगे तो चीज़ों को कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, ये चीज़ें डेवलप करना इतिहास का मुख्य उद्देश्य है। इतिहास में लिए गए मूव्स से आप कैसे लोगों को हैंडल करेंगे, ये इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, फैक्ट्स याद करना तो चूंकि एग्जाम की डिमांड है, इसलिए इस तरीके से हमारे को फैक्ट्स याद करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में इंस्टा और टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तो वहां जाके जुड़िए, वहां पे पीडीएफ दी जाएगी आपको। बाकी कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, इसका भाग 2 के साथ मिलेंगे वैदिक सभ्यता के लेक्चर नंबर 17 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।